क्या बेटी होना पाप है? आज फिर ललिता का पति रमेश शराब पीकर आया था और ललिता थकी हारी काम से लौटकर बस चूल्हे पर खाना बनाने ही लगी थी। तभी अम्मा क्या बात है, मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? रोटी ना खाई अब तक तूने? रोटी बनेगी तभी तो खाऊंगी। अब तो काम से आई है, पता नहीं इतनी देर देर तक काम के बहाने कहाँ कहाँ घूमती रहती है। तुम रुको अम्मा, मैं उसे अभी तुम्हारे सामने खींच कर लाता हूँ, फिर बताएगी इतनी देर कहाँ थी। कल से तुम्हें टाइम पर रोटी ना मिले तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। रमेश नशे में तो था ही, रसोई में गया और गुस्से में ललिता के बाल पकड़कर खींचता हुआ आंगन में ले आया। ललिता की तीनों बेटियां जो रोने लगी, माँ माँ छोड़ दीजिए मुझे, मैंने क्या किया जो आप मुझे यूं मार रहे हैं? मुझसे क्या गलती हुई है? सबसे बड़ी गलती तो तेरी ये है कि तूने छोरियां पैदा कर दी। अरे छोरा पैदा करती तो वो आगे रमेश का वंश बढ़ाता, पर तूने ये 3-3 बेटियां पैदा करके इस वंश का अंत ही कर दिया। मुझे तो सच्ची नफरत होती है तेरी बेटियों को देखकर। अपनी सास की बात सुनकर ललिता बस इतना ही बोली थी, अम्मा जी कभी आप भी तो किसी के घर की बेटी रही होगी। इतना सुनना था कि रमेश ने अपनी चप्पल उतारी और दे धड़ाधड़ ललिता को चप्पल से जोर जोर से पीटने लगा। ललिता की तीनों बेटियां उसे बचाती रही, जिस वजह से बेटियों को भी चोट आ गई। पैरों की जूती पैरों में अच्छी लगती है। अम्मा चिंता मत करो, आज उसकी अच्छे से मरम्मत कर दी है, कल से टाइम पर सारे काम करेगी। ललिता दर्द से कराह रही थी, पूरी रात वो रोती रही। अगली सुबह ललिता हिम्मत करके काम पर पहुंची। ललिता जिस घर में काम करती थी वो मालकिन सुमन बहुत ही अच्छे और दयालु स्वभाव की थी और हमेशा ही ललिता की फिक्र करती थी। ललिता बात सुन। जी भाभी। कल फिर मारा है ना तेरे पति ने तुझे? कितनी बार समझाया छोड़ दे ऐसे घटिया और बेरहम पति को। कैसे छोड़ दूं भाभी, मेरी जाने के बाद इनकी और माँ जी की देखभाल कौन करेगा? कैसी बातें कर रही है ललिता? जो औरत तेरी और तेरी बेटियों की इज्जत नहीं करती, जिसे लगता है कि तूने बेटियां पैदा करके कोई पाप किया है, जो बेटियों को अभिशाप समझती है, तू उस औरत की परवाह कर रही है। जब तेरे पति और सास को तेरी कोई परवाह नहीं, तो तू क्यों उनके लिए अपना और अपनी बेटियों का जीवन खतरे में डाल रही है? मैं बस इतना कहूंगी, जिस घर में बेटियों की इज्जत नहीं वो घर मंदिर समान नहीं, एक खंडहर के समान है। ललिता की आंखों में आंसू थे। उसका दर्द सुमन साफ साफ महसूस कर रही थी, पर वो सिर्फ समझा सकती थी। फैसला तो खुद ललिता को ही लेना था। शाम को जब ललिता घर पहुंची तो उससे पहले घर का नजारा कुछ और ही था। तुम तीनों को कितना समय लगेगा चाय पकौड़े बनाने में? दादी ये लो पकौड़े। थू थू थू, अम्मा जी पकौड़ों में नमक बहुत ज्यादा है। करम जलियों, तीनों की तीनों मनहूस है, एक काम ठीक से नहीं होता। अम्मा वैसे भाभी ने इन तीनों को सिर पर चढ़ा रखा है। बताओ तो, बेटियों को तो सारे काम आने चाहिए, आगे चलकर चूल्हा चौका कैसे संभालेंगी? रुक, मैं आज इन तीनों को। सास ने तीनों बेटियों को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी ललिता घर में दाखिल हुई। उसने देखा कि उसकी बेटियां डर कर सहमी हुई खड़ी थी और सास उन्हें मारने के लिए तैयार थी। ललिता ने तुरंत अपनी बेटियों को अपने पीछे खींच लिया। अम्मा जी, आज के बाद आप मेरी बेटियों पर हाथ नहीं उठाएंगी और कोई भी मेरी बेटियों को मनहूस या करमजली नहीं कहेगा। तू हमें सिखाएगी कि क्या कहें और क्या ना कहें? बताऊं तुझे? अरे अग्नि बन गई है? हाँ बन गई हूँ शेरनी, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने और मेरी बेटियों ने। क्या हो रहा है सब? क्या नाटक लगा रखा है? घर की मार भूल गई क्या है? या दोबारा याद दिलाऊं? हाथ तो लगा कर दिखाओ। हाथ न तोड़ दिए तुम्हारे तो मेरा नाम भी ललिता नहीं। रमेश ललिता पर हाथ उठाने वाला था कि ललिता ने पीछे हटकर उसे धक्का दे दिया। रमेश नशे में होने के कारण लड़खड़ा कर गिर गया। ललिता ने अपनी तीनों बेटियों का हाथ पकड़ा। गुस्से में मानो आज अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए साक्षात मां दुर्गा की शक्ति ललिता में समा गई थी। अंशु, रिया, पूजा, चलो यहाँ से, अब हम कभी वापस नहीं आएंगे। ललिता अपनी बेटियों के साथ अपनी सारी जमा पूंजी और कुछ कपड़े लेकर उस घर से बाहर निकल गई, जहाँ उसे कभी मान सम्मान नहीं मिला था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक नया संकल्प था, अपनी बेटियों को एक सम्मानजनक जीवन देने का संकल्प। ललिता के घर से चले जाने के बाद रमेश और उसकी माँ की जिंदगी में तूफान आ गया। जिस ललिता को वो पैर की जूती समझते थे वही उनके घर का सहारा थी। ललिता के पैसों से ही घर का खर्च चलता था। अब न पैसा था न खाना। माँ बेटा दोनों भूखे रहने लगे और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सास खटिया पर पड़ गई और रमेश भी बीमारी से कमजोर हो गया। जिस बेटे पर सास इतना गुमान करती थी वो अब नशे में धुत बीमार पड़ा रहता था
और अपनी माँ की देखभाल करने में असमर्थ था। दूसरी ओर ललिता ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। अंशु, रिया और पूजा ने भी अपनी माँ का साथ दिया। कुछ साल बीतते बीतते तीनों बेटियां बड़ी हो गईं। ललिता, तुम? अरे अंशु, रिया, पूजा, कैसे हो? बड़े दिनों बाद आए। भाभी, ये मिठाई लाई थी। आपकी मदद से आज मेरी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा मिल गई। अंशु की नौकरी लग गई है एक बड़ी कंपनी में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छे हो। हाँ आंटी, आपने मुश्किल घड़ी में हमारी बहुत हेल्प की। आंटी, जितना आपने हमारे लिए किया है ना, उतना कोई नहीं करता। अरे अरे, मैंने कुछ नहीं किया। ललिता खुद मेहनती है। संदीप जी की अचार की फैक्ट्री को ललिता बहुत अच्छे से संभाल रही है। संदीप जी मुझे सब कुछ बताते रहते हैं। ललिता भाभी, साहब और आपको भगवान दुनिया की सारी खुशियां दे। ललिता भी बात कर ही रही थी कि सुमन के घर में काम करने वाली जमुना उससे बोली, ललिता, तेरे पति की हालत बहुत खराब है। तेरी सास भी बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रही। तेरे देवर देवरानी और उनके दोनों बेटों ने भी उनकी कोई सुध नहीं ली। एक बार उनसे मिल ले। मैंने अपनी आंखों से देखा है, रमेश भी बहुत बुरी हालत में है। जमुना की बात सुनकर एक पल के लिए ललिता की आंखों में आंसू आ गए। शाम को ही ललिता तीनों बेटियों को लेकर घर पहुंची। ललिता अपनी सास और पति की हालत देखकर दंग रह गई। घर में चारों तरफ बदबू फैली हुई थी। सास दर्द से कराह रही थी। रमेश भी बेहोशी की हालत में वहीं पड़ा हुआ था, पर इस बार रमेश शराब के नशे में नहीं था, बल्कि भूख, बीमारी और गरीबी की हालत में बेहोश था। तब दोनों को कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ललिता की सास और पति को दूसरी जिंदगी मिली थी। ललिता, अंशु, रिया, पूजा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने जिस बहू और जिन बेटियों को कभी स्नेह नहीं दिया, आज वही मेरी सेवा कर रही हैं। जिस पत्नी और जिन बेटियों को मैंने हमेशा मनहूस समझा, आज मेरी वही पत्नी और बेटियां मेरी जिंदगी की रक्षा कर रही हैं। अंशु, रिया, पूजा, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। ललिता की सास और पति को पता था कि आज ललिता और उसकी बेटियां ही उनके काम आई हैं। अगर वो नहीं होती तो शायद वो दोनों जिंदा ही ना बचते। ललिता और उसकी बेटियों की ये कहानी यही दर्शाती है कि बेटी कोमल और कमजोर नहीं होती। बेटी चाहे तो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा भी बन सकती है। इसलिए बेटी को पाप न समझकर उसका सम्मान करो, जिससे आपको जीवन में पुण्य की प्राप्ति हो। एक कच्चे मकान में एक जवान लड़की अपनी मकान की छत को लगातार देख रही है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। क्या देख रही है पावनी? माँ, ये मकान कब से है? मतलब क्या क्या पूछती रहती है? बताओ ना माँ, ये मकान कब से है? मुझे नहीं पता, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी उससे भी पहले से है। और आपको पता है कि ये मकान कच्चा होने के बाद भी क्यों खड़ा है अब तक? अब मुझे क्या पता, क्योंकि पुराने जमाने के लोगों की कमाल की इंजीनियरिंग होती थी। देखो ना, एक एक कॉलम की जगह रखी ये लकड़ियां कितने सही तरीके से रखी गई हैं। और दीवारों को देखो, ऐसा लगता है कि ओ इंजीनियर मेम साहब, मैं ये कहने आई थी कि खाना बन गया है, चल आजा रोटी खा ले। ठीक है, आती हूँ। ये कहानी है कमला और उसकी बेटी पावनी की। पावनी शहर के एक बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसकी माँ कमला गांव में ही खेती करके अपना और अपनी बेटी पावनी का पेट पाल रही थी। जब भी पावनी को 2-3 दिन की छुट्टी मिलती तो वो अपनी माँ से मिलने गांव आ जाती। अगली सुबह पावनी फिर से शहर के लिए रवाना हो गई और फिर कॉलेज में। अब हाय पावनी, कैसी हो? हाय समीर, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। अब मैं भी ठीक हूँ। आंटी कैसी है? माँ, वो भी एकदम ठीक है। अच्छा पावनी, कल मेरा बर्थडे है, सारे क्लासमेट्स मेरे घर आ रहे हैं, तुम भी आओ ना। मैं सोच कर बताऊंगी। ऐसे मत बोलो यार, सब आ रहे हैं, तुम भी आना ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी। पावनी की बात से समीर खुश होकर वहां से चला गया। पावनी बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी, इसीलिए समीर पावनी को बहुत पसंद करता था। फर्क इतना था कि पावनी गरीब घर से आती थी, जबकि समीर शहर के बड़े बिल्डर ओम प्रकाश का बेटा था। शाम को पार्टी में समीर के सारे दोस्त आए। जो लड़कियां उस पार्टी में आई थीं, वो सब एकदम मॉडर्न कपड़ों में पहुंची थी, लेकिन एक पावनी ही थी जो साड़ी पहन कर गई थी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद, सुनो बेटा समीर, वो जो लड़की साड़ी में आई थी वो कौन थी? पापा वो पावनी है, मेरी क्लासमेट है।
अच्छा अच्छा, मैंने देखा उसे, मुझे बहुत ही संस्कारी लड़की लगी वो। हाँ पापा, वो संस्कारी भी है और बहुत समझदार भी, क्लास में फर्स्ट आती है हमेशा। वैसे उसके हाथ में एक गिफ्ट भी था ना, वो कहाँ है, जरा लेकर तो आओ। ओम प्रकाश के कहने पर समीर पावनी का लाया हुआ गिफ्ट लेकर आया। ओम प्रकाश देखना चाहते थे कि पावनी उनके बेटे के लिए क्या लेकर आई थी। जब ओम प्रकाश ने वो गिफ्ट खोला तो उसमें भगवान गणेश की प्रतिमा थी। तुम्हें पता है कि वो लड़की तुम्हें गणेश जी क्यों देकर गई? अब उसे अच्छे लगे होंगे शायद। बुद्धू, गणेश भगवान बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसीलिए वो तुम्हें गणेश जी की मूर्ति भेंट करके गई है। चलो आओ, इन्हें मंदिर में स्थापित करते हैं। गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के बाद ओम प्रकाश उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बहुत देर तक उस मूर्ति को देखते रहे। ओम प्रकाश को पावनी बहुत ही अच्छी लगी थी और वो ये भी समझ रहे थे कि समीर को भी पावनी अच्छी लगती है, लेकिन अब वो पावनी का मन टटोलना चाहते थे। और फिर एक दिन फोन पर, क्या पावनी आज भी नहीं आई? अरे एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक भी क्लास मिस नहीं करती। चल मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? पापा, पावनी 3 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बात है। तो उसे फोन कर लो। पापा यही तो दिक्कत है, उसके पास फोन नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम कॉलेज जाओ, मैं पता करवाता हूँ। ओके पापा। अब समीर के साथ साथ ओम प्रकाश को भी पावनी की चिंता हो रही थी। शाम तक ओम प्रकाश ने पावनी के बारे में पता लगा लिया। अगली सुबह ओम प्रकाश समीर के साथ अपनी कार में पावनी के गांव की तरफ निकल पड़े। उधर गांव में, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरे बाबा के जाने के बाद मैं उस मुखिया का कर्जा चुका नहीं पाई, और देख आज मेरी और तेरे बाबा की गलती की वजह से तेरी जिंदगी नरक बनने जा रही है। ऐसा मत कहो माँ, बाबा और आपने जो भी किया वो सब मेरे लिए तो किया, लेकिन अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। कुछ देर बाद पावनी दुल्हन के लिबास में थी, मगर उसके चेहरे पर कोई रंगत नहीं थी। शादी की रस्में शुरू हुई। पावनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अब कहाँ जाने वाली थी, क्योंकि उसका होने वाला पति मंडप में शराब पिए बैठा था और बार बार गिर रहा था। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी जिसमें समीर और उसके पापा ओम प्रकाश बैठे थे। पावनी को दुल्हन के लिबास में देखकर और दूल्हे को नशे में देखकर ओम प्रकाश को गुस्सा आ गया। रुक जाओ। तुम कौन हो और शादी क्यों रुकवा रहे हो? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि क्या पावनी शादी के लिए राजी है? ओम प्रकाश के सवाल को सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग चुप हो गए और पावनी रोने लगी। ओह, तो तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। बेटी, तुम्हें ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है भाई? इसके बाप ने इसकी पढ़ाई के लिए मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे हैं, मगर वो तो उधार लेते ही मर गया। अब मैं क्या करूं बताओ? ये बुढ़िया तो मेरा कर्ज चुकाने से रही, इसीलिए मैंने इसकी बेटी को ले लिया। अरे इसे तो एहसान मानना चाहिए मेरा। बाकायदा इस लड़की की शादी करवा रहा हूँ अपने बिरजू के साथ हैं। इस नशेड़ी के साथ? ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तो पावनी की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? ए सेठ, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? इसके बाप ने पैसे लिए थे ना मुझसे, तो यही चुकाएगी, और कौन चुकाएगा? एक तरह से मैंने खरीद लिया है इसे, समझे? बेटियां बिकाऊ नहीं होती मुखिया, ये शादी हरगिज नहीं होगी। और रही बात तुम्हारे 10 लाख रुपए की, तो ये लो पूरे 15 लाख रुपए हैं, सूद समेत। लगता है बहुत बड़े आदमी हो, है? तभी झट से 15 लाख रुपए निकाल कर दे दिए। बढ़िया है, बढ़िया है। वैसे अब हम तो चले जाएंगे, लेकिन 3-4 लाख इस कमला को भी दे दो, क्योंकि बिना दहेज के इसकी बेटी से शादी कौन करेगा? मेरा बेटा समीर करेगा, अभी इसी मंडप में, वो भी बिना कुछ लिए, समझे? क्योंकि बेटियां खरीदी नहीं जाती, पूजी जाती हैं। अब रुकिए पापा, हमें पहले पावनी से पूछना चाहिए, वो मुझसे शादी करना भी चाहती है या नहीं। इतना कहकर समीर ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से पावनी की तरफ देखा और पावनी आंखों में खुशी के आंसू लिए समीर और उसके पिता के पैरों में गिर पड़ी। और फिर कुछ ही घंटों के अंदर बड़े धूमधाम से पावनी की बारात आई और समीर पूरे सम्मान के साथ उसे ब्याह कर अपने घर ले गया।